हेलो दोस्तों। तो आइए आज से हम लोग आगाज करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट, और वह भी हम लोग इसमें पूरे फुल लेंथ का डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर बिहार एसएससी का जीके और जीएस का दोनों सेक्शन अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पहले से अपलोड है। लेकिन इसमें हम लोग पूरे न्यू सिलेबस यानी एनसीईआरटी पर आधारित जो है जीके और जीएस यानी पूरे 75 नंबर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और इसमें पूरा सिलेबस को कवर किया गया है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। पूरे सिलेबस के तौर पर हम लोग इसमें 75 नंबर का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को दबा के सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आज से हम लोग प्रतिदिन बिहार एसएससी का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही बिहार दरोगा का ही प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर सभी चीजें दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर से लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था, और इसका जो केंद्र था वह अलीगढ़ ही था। अलीगढ़ इस आंदोलन का केंद्र था, ये अलीगढ़ जगह है। इसमें अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शिक्षा सीखने के लिए मुसलमानों को राजी किया गया, इसमें कि मुसलमानों को भी अंग्रेजी शिक्षा को सिखाया जाएगा। साथ ही इसमें मुसलमानों को जो आंदोलन की राजनीति से दूर रखने के लिए राजी किया गया था, जो उस समय आंदोलन चल रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की, जिसका शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक था गेहूं क्रांति। तो 2 का 2 नंबर हो जाएगा, और यह इंदिरा गांधी के द्वारा यह जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट के द्वारा जारी किया गया था। चलिए देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, यानी कौन सा जो है वो बैंक के द्वारा सेवा नहीं दिया जाता है। ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी या यूआरएल। तो इसमें से जो है आपका यूआरएल यह बैंक के द्वारा नहीं दिया जाता है, यह साइट में यूज किया जाता है, वेबसाइट वगैरह में यूआरएल का यूज होता है। यहाँ से इससे हम इसको पता कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाजों की प्रशिक्षण आवाजाही में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग NW2 को शामिल किया गया है। NW2 यह सादिया से धुबरी तक का है, सादिया से धुबरी के बीच में NW2 है, और NW1 यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच या प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के माल को उपभोक्ता के दृष्टि में किसी अन्य उत्पाद के सदृश, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उपभोक्ता के समान आवश्यकताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूर्ण कर सकता है। इसको अस्थापन्य माल कहा जाता है। यह इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स से भी एक आध क्वेश्चन रहता है, तो उससे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ से उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान के बारे में पूछ रहा है। तो पेरी या उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान है। अगर बात करें कि स्टेपी, तो स्टेपी जो है यह मध्य एशिया में पाया जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी घास पाया जाता है। पंपास यह अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में पंपास होता है। और डाउन्स यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। एक और घास का मैदान होता है वेल्ड, तो वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, इसको भी देख लीजिए, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पेरी तो हो गया उत्तरी अमेरिका में। एक लानोस होता है, लानोस यह वेनेजुएला में पाया जाता है, वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान पाया जाता है। और एक सवाना होता है, तो सवाना दक्षिण अफ्रीका में ही पूर्वी अफ्रीका में सवाना पाया जाता है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है। तो इसके लेजर हथियार का नाम हो जाएगा दुर्गा 2 डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया लेजर हथियार है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। तो ये भारत के मूल किस जगह पर आया था। तो यह सबसे पहले कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत ये मूलतः 3 बार आया है,
बुक में आपको सॉल्यूशन में 2 ही बार देखने को मिलेगा, लेकिन यह भारत 3 बार आया था। जब यह तीसरी बार आया तो यह तुरंत मर गया था। पहला बार यह 1498 में आया, फिर उसके बाद फिर 1502 में आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रांत के पश्तून नेता थे? तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वह किस प्रांत के नेता थे? तो यह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के पश्तून नेता थे। और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत में फ्रंटियर गांधी और पाकिस्तान में इन्हें बच्चा खान कहा जाता है। भारत में तो सभी लोग जानते होंगे कि इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें बच्चा खान भी कहा जाता है। किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? अंबुबाची का मेला, चापचारकूट, नामसूंग या नवकलेवर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवकलेवर। यह ओडिशा में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। अंबुबाची मेला यह असम राज्य में मनाया जाता है। चापचारकूट यह मिजोरम का एक खेती है। झूम की खेती में पूरा होने के बाद जो है यह त्योहार मनाया जाता है, जो बसंत त्योहार के समय मनाया जाता है। नामसूंग त्योहार या इसी को लोसूंग कहा जाता है, यह सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में इस त्योहार को मनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, वह किस वर्ष भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव भारत 1743 ईस्वी में भारत आया था। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना 1765 ईस्वी में किया गया था। और यह इलाहाबाद की जो संधि हुआ था बक्सर युद्ध के बाद, तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड इंटरनेशनल टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला और एकमात्र ब्रांड बन चुका है? तो उस ब्रांड का नाम है प्रशुमा। इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में बनता है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई गई है? तो यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तो 15 का 3 नंबर हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय की संपत्ति नहीं है? तो रोजगार जो है यह रोजगार 2 या 2 से अधिक समाजों की तुलना करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय की संपत्ति नहीं है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। भारत में किस निर्जन द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? जो पक्षी अभ्यारण्य है वह लक्षद्वीप के एक द्वीप है, पिट्टी द्वीप, वहीं पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। तो 17 का 3 नंबर हो जाएगा। यह लक्षद्वीप में पाया जाने वाला एक पिट्टी द्वीप है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली की इमारतों के प्रमुख हिस्सों की योजना बनाने और डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो नई दिल्ली के इमारतों का योजना और डिजाइन बनाने का श्रेय एडविन लुटियंस को दिया जाता है। 18 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री जो उसने देखा उसका लेखा जोखा अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करता था, वह राजकुमार दारा सिकोहा के चिकित्सक रूप में मुगल दरबार से निकटता से जुड़ा हुआ था? तो सिंपल से इस प्रश्न को इतना लंबा चौड़ा घुमा के कहा गया है, लेकिन सिंपल यह पूछ रहा है कि दारा सिकोहा के चिकित्सक या डॉक्टर उस समय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर दारा सिकोहा का चिकित्सक था। तो 19 का 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? बेगम नूरजहां का पहला नाम था मेहरुनिसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह बाद में जाकर जहांगीर की पत्नी भी बनी। ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत भारत का कौन सा राज्य है? ये तीनों नदियों का स्रोत भारत के झारखंड राज्य से निकलता है। स्वर्णरेखा, खरकई और ब्राह्मणी तीनों नदियां झारखंड से उत्पन्न होती है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या किया गया है? अशोक के दीर्घ शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीर्घ शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या किया गया है। डैश एक कर प्रणाली है जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आरोही कर कहा जाता है। आरोही कर एक कर प्रणाली है। निम्नलिखित में से एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य क्या कहलाता है? एक वर्ष के द्वारा
वस्तुओं और सेवाओं में का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, इसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लाला लाजपत राय पंजाब के एक राष्ट्रवादी डैश के मेंबर थे, तो यह कट्टरपंथी समूह के मेंबर थे और यह साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन की वजह से इन पे लाठियों का बौछार हुआ था इन पर, और उस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर साइमन कमीशन का जिक्र आया है तो साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है यह या उस कमेटी का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और भारत में साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में बॉम्बे में इस खिलाफत समिति का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया है। तो नागर मंदिर जो है यह मुख्य रूप से उत्तर भारतीय शैली में होता है और दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। तो 28 का 3 नंबर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगर बात करें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के हैं यह भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? यहाँ पूछ रहा है कि असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन है? तो वह हो जाएगा झूमर। झूमर असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। फरवरी 2024 में डेंगू बुखार के मामले में वृद्धि के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो डेंगू के वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा ब्राजील के द्वारा किया गया है। 30 का 4 हो जाएगा ब्राजील। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि 31 में कहा गया कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये जो पूना पैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही रोचक प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है। तो तब यह जो पूना पैक्ट हुआ था यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और इसमें मुख्य रूप से दलितों के बारे में जिक्र किया गया था इस पैक्ट के तहत। चलिए देखिए सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले थे? तो सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी से 1941 ईस्वी में भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 ईस्वी में आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी किया गया था। एशियाई खेल में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता दी गई है किस वर्ष? तो इसको 1990 ईस्वी में एक पूर्ण खेल के रूप में कबड्डी को मान्यता दिया गया था। सलाल जल विद्युत परियोजना या पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसको चेनाब नदी पे बनाया गया। सलाल जल विद्युत परियोजना पावर स्टेशन चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? तो यह वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर 1919 में किया गया था और इसी के संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और यह 1918 ईस्वी तक चला और वर्साय के संधि के तहत यह समाप्त हो गया। बौद्ध धर्म के आधार स्तंभों में से एक अष्टांगी मार्ग निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांगी मार्ग नहीं है? तो इसमें सम्यक वाणी तो है, सम्यक प्रयास, सम्यक विचार भी है, लेकिन सम्यक नियंत्रण यह बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग में से नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रण या संस्करण 1810 में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इसका पहला जो मुद्रण या संस्करण है यह कोलकाता या फिर कलकत्ता इससे 1810 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। 22 मार्च से शुरू होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा है जो वसंत विषुव के बाद का दिन है? तो यह चैत होता है। इसका चैत सही आंसर हो जाएगा। 38 का 4 नंबर। जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन होता है। अकबर के दरबार में महेश दास लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय था। तो 39 का 4 नंबर हो जाएगा बीरबल। चलिए देखिए 40 नंबर। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के प्रतिनिधि होता है। इसका 40 का 4 नंबर हो जाएगा कि संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि राज्य संघीय सरकार के प्रतिनिधि होता है। तो 40 का 4 हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। 41 का 1 नंबर है। 10वीं कहाँ की राजधानी है? तो यह सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी 10वीं हो जाएगा। त्रिपोली लीबिया का राजधानी है, लीबिया का राजधानी त्रिपोली हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई भारत में है, यह तो हिंद महासागर में ही है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। मनीला फिलीपींस, यह प्रशांत महासागर में है। ये जो देखिए मनीला फिलीपींस, यह प्रशांत महासागर में, तो यह ऑप्शन इसका 3 नंबर हो जाएगा। बाकी जकार्ता इंडोनेशिया, यह भी हिंद महासागर में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने 5 वर्षीय बेटे वीर नारायण की ओर से शासन किया, निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित थी? तो इनका संबंध हो जाएगा गोंड जनजाति से। रानी दुर्गावती का संबंध गोंड जनजाति से है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का उल्लेख हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में किया गया है और इसी के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था जो है यह राज्य सूची का विषय है, जो 7वीं अनुसूची में आता है। देखिए आइए एक बार हम लोग सरसरी निगाह से सभी अनुसूची को देख लेते हैं। पहला अनुसूची में भारत के संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है, शॉर्ट में बता रहे हैं। तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण के जिक्र किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बोला गया है। 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है। 6ठे अनुसूची में जो कुछ राज्य है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में जिक्र किया गया है। 7वें अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। 8वें अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो संपत्ति से संबंधित है उसे निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। और यहाँ पर एक चीज देख लिया कि 9वां जो अनुसूची था, हम बोले थे कि खत्म कर दिया गया। 9वां अनुसूची यह कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए। बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी? तो इसको 22 मार्च 2015 में अपनाया गया था। बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण नीति को 22 मार्च 2015 ईस्वी में अपनाया गया है। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल जो है यह चंगेज खां का वंशज था और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर और हेमू के बीच में हुआ और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पर ठीक कर लीजिए, पानीपत का जो पहला युद्ध था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यहाँ पर गलत हो गया। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? तो सीधा से यह पूछ रहा है कि K2 पर्वत किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो यह काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है और भारत का भी सबसे ऊंचा पर्वत K2 ही है। तो 47 का 1 हो जाएगा। किस बकरियों के आंतरिक ऊन को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है? तो यह कश्मीरी बकरी से पश्मीना जो ऊन निकाला जाता है और इसी से पश्मीना शाल बिना जाता है। बंगाली बाघ को किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था? तो 1972 ईस्वी में बंगाली बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया। एक पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। देखिए 50 नंबर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थबुक था। लॉर्ड नॉर्थबुक हो जाएगा। और इसका कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक रहा। कर्जन में देख लीजिए कि लॉर्ड कर्जन जो सबसे अधिक लोकप्रिय रहा वह बंगाल विभाजन की वजह से रहा। चलिए अब साइंस स्टार्ट होता है कि पराश्रव्य निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंग होती है, तो इसका रेंज क्या है? तो पराश्रव्य का जो रेंज होता है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 51 का 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी ऊतक की विशेषता है?
इन चारों में से अस्थायी ऊतक की जो विशेषता है वह है कि अंतरकोशीय स्थान उपस्थित होता है। अस्थायी ऊतक में अंतरकोशीय इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। तो 52 का 3 नंबर है। कोणीय संवेग के संरक्षण के लिए स्थिति क्या होता है? कोणीय संवेग के संरक्षण की जो स्थिति है वह टी नेट 0 भी होगा और प्रारंभिक कोणीय संवेग इक्वल टू अंतिम कोणीय संवेग, ये दोनों स्थिति फुलफिल होता है। तो 53 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 54 नंबर। मानव नेत्र का रंग नेत्र के किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? मानव नेत्र का रंग वो उसके परितारिका पर निर्भर करता है। 54 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में कि इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? तो अमलगम। पारे का जो भी मिश्र धातु होता है उसे अमलगम कहा जाता है। 55 का 4 हो जाएगा। पेय जल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है? तो उस विरंजक को कहते हैं क्लोरीन। 56 का 2 नंबर सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। अगर जोड़ी में बात करें तो जोड़ी में 23 जोड़ी होता है। बच्चे का लिंग का निर्धारण वो पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, उसे गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। आगे देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातुओं की स्थिति क्या होता है? उप धातुओं की स्थिति सारणी के दाईं ओर पाया जाता है। सारणी के दाईं ओर उप धातु रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एंजाइम उत्प्रेरक की अभिक्रिया के लिए मानव शरीर का जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए वह 310 केल्विन तक रहना चाहिए। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। अगर सेल्सियस में बात करें तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो उसको एसिटोबैक्टर जीवाणु कहा जाता है जो एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से क्या एक चिरकालीन बीमारी नहीं है? इन सभी में से चिरकालीन बीमारी कौन नहीं है? तो हो जाएगा सामान्य जुकाम और बुखार या लंबे समय का बीमारी नहीं है। बाकी कैंसर, फील पाँव या मधुमेह यह सब जो है एक बार हो गया तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही यह रोग जाता है। आगे 62 नंबर कि निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ई सबसे अधिक एवोकाडो में पाया जाता है। 62 का 4 हो जाएगा। एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि किसी भी कोष में कितना संख्या रहेगा उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2n² और कोष होता है कि KLMN। तो तीसरे कोष का निकालना है तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 3 × 9 और 2 18, 9 दूना 18 हो गया। यानी एम कोष में 18 संख्या अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। गलत तरीके से मिलान किए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो 64 का देखिए गलत कौन है कि कार एक अदिश राशि है, उष्मा भी एक अदिश राशि है, बल एक अदिश राशि है, बिल्कुल गलत है। बल जो है यह सदिश राशि है और आवेग एक सदिश राशि है। तो 64 का 3 नंबर हो जाएगा, यह गलत मिलान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में डैश एक उपास्थीमय पेटिका होता है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चीज है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है? तो वह हो जाएगा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र की वजह से ध्वनि उत्पन्न होता है या उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। स्वचालित वर्षा सेंसर किसके सिद्धांत पर काम करता है? यह कुल आंतरिक प्रतिबिंब के सिद्धांत पर काम करता है स्वचालित वर्षा सेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग होता है? व्हेल मछली का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। 67 का 3 नंबर हो जाएगा फेफड़ा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। 68 का 2 नंबर सही है। आगे देखिए 69 नंबर पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन पराग कोश में होता है। पराग कोश में ही पराग का उत्पादन होता है। 70 नंबर देखिएगा 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य लगेगा? तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू कार्य बटा चार्ज होता है। यानी फिर अगर कार्य निकालना तो कार्य इक्वल W बराबर VQ हो जाएगा। यहाँ पर V मतलब विभवांतर और आवेश मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो Q हो गया। तो बस 16 × 5 16 × 25 80 जूल ऊर्जा लगेगा। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो इन चारों में से थर्मल जो है यह ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा घर पर ऊर्जा बचाने का तरीका नहीं है? घर पर ऊर्जा बचाने का तरीका कौन नहीं है? तो उपयोग में न होने वाले लाइट को बंद कर देना, यह एक तरीका तो है।
उपयोग में न होने वाले गैस को बंद कर देना यह भी तरीका है। खुले पैन में धीमी आंच पर खाना पकाना, तो यह गलत है, इससे ऊर्जा नहीं बचेगा। दिन के समय लाइट बंद करना, तो इससे भी ऊर्जा बचता है। तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो ग्रीष्मकालीन फसल जो है वह जायद है। जायद ग्रीष्मकालीन फसल है। अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं? अत्यंत सघन वन उसे कहते हैं जिसका जो है घनत्व 70% या उससे अधिक होता है, उसे अत्यंत सघन वन कहते हैं। इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। जो 90% सोच रहे हो वह नहीं होगा। 70% या उससे अधिक होता है, उसे अत्यंत सघन वन कहा जाता है। चलिए देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पारंपरिकता को सर्वोत्तम रूप से जो परिभाषित करता है वह है कि ऐसा संगठन जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ हो, इसी को पारंपरिकता के सर्वोत्तम रूप कहते हैं, या फिर इसी को डिफिनेशन है। तो 75 का 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसा संगठन जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ हो। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का बिहार एसएससी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का पहला सेट समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इसका क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा यह भी बताइएगा, और इस सेट में कितना नंबर आया है यह कमेंट करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।